हेलो बच्चों, सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रथम नहाटा है और आज मैं इस PW के प्लेटफॉर्म पर आया हूँ आप लोगों को बॉटनी पढ़ाने। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों के कमेंट्स में देख पा रहा हूँ। तो आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों, और वो इंटरेस्टिंग हम और आप मिलकर इसको बनाएंगे। और इतना इंटरेस्टिंग बनाएंगे कि यहाँ से सीख कर जाएंगे, यहाँ से रिवाइज करके जाएंगे, और जितने सवाल कोशिका यानी सेल वाले चैप्टर से आएंगे वो फोड़ कर आने वाले हैं। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनफैक्ट आज के बाद जितने भी सेशन हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पर लेकर आएंगे वो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप मान के चलिए इस सेशन के द्वारा पहली चीज तो यह है कि इस सेशन में हम लोग वन शॉट करने वाले हैं। वन शॉट का मतलब है एक चैप्टर पूरे सेशन में आज हम कंप्लीट करके जाएंगे। और आप इतना विश्वास रखिए कि इस चैप्टर से जितने सवाल बन सकते हैं, कोई भी सवाल नीट जो है वो आज के सेशन के बाहर से नहीं बनाएगा। तो पूरे सेशन तक बने रहिएगा, आप लोगों का प्यार बना रहे, आप लोगों का विश्वास बना रहे, और इस चैप्टर को हम एनसीईआरटी के आधार पर, एनसीईआरटी के बेस को लेकर फ्लो चार्ट बनाकर एनसीईआरटी के एक एक लाइन, एनसीईआरटी के एक एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि आपका एक भी सवाल इससे गलत ना हो। सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग है। आई होप सब लोग जुड़ चुके होंगे बच्चों। बिल्कुल, काफ़ी लोग के लिए शायद मैं नया हूँगा, लेकिन आप जुड़ते जाइए, बनते जाइए। चैप्टर को आसान बनाना, चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाना, और उसके साथ साथ सही जवाब नीट में करके आने का विश्वास इस चैप्टर में हम देखेंगे। ठीक है भाई, तो सबको बहुत बहुत गुड इवनिंग है। तो क्या करने वाले हैं भाई, आज हमारे पास जो वन शॉट है वो किस चैप्टर का है? वो है सेल चैप्टर का। पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, जब हम इस वन शॉट की बात करेंगे तो आपको पहली चीज याद रखनी है कि नीट 2024 की हम बात कर रहे हैं। तो नीट 2024 में सेल से आप मान के चलिए 2 से 3 प्रश्न आने वाले हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेस मालूम हो तो ऑन एन एवरेज हर एक चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न आते हैं। तो हर चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न आते हैं, तो हर चैप्टर महत्वपूर्ण है। यह भी चैप्टर उतना ही महत्वपूर्ण है। 2 से 3 सवाल 2024 में नीट में आने वाले हैं, और पूरे सेशन तक बने रहिएगा। सारे सवाल आज के सेशन में हम कर लेंगे, इतना मैं आपको गारंटी और इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सेशन के बाहर कोई सवाल नीट नहीं बना पाएगा। तो एक बार जरा अपना थम्स अप देके बता दीजिए, क्या सब लोग तैयार हैं? कमेंट में आप लोगों के देख सकता हूं। एक बार जरा कमेंट करके बता दीजिए कि आप सब लोग इस सेशन के लिए तैयार हैं। सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग भाई। आई होप सब लोग तैयार हैं इस सेशन के लिए। अरे हाँ बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग ये जानना चाह रहे सर क्या ये वन शॉट सफिशिएंट है नीट के लिए? बिल्कुल सफिशिएंट है बच्चों, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। वन शॉट इस सीरीज, इस सेशन के माध्यम से आपका एक भी सवाल नीट में गलत नहीं होगा। बस मन लगाकर विश्वास रखिए, पढ़िए, रिवाइज करिए। एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एनसीईआरटी का एक एक शब्द जो है वो हम फ्लो चार्ट के माध्यम से कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई, बस बने रहिए, इतना प्यार और इतना विश्वास आप बनाए रखिएगा, और हम पूरे सेशन को बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, चैप्टर तो हमारे पास सेल है, और आपको इतना मालूम है कि एनटीए जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड सवाल बनाता है। एनसीईआरटी हमारे लिए ग्रंथ है, और एनसीईआरटी को आसान बनाने का काम मेरा है और आप लोगों को सीखने का काम है। तो पहली चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है बच्चों इस चैप्टर में? इस चैप्टर में जब हम बात करेंगे कोशिका की, देखिए फ्लो चार्ट, जितना फ्लो चार्ट आप बनाओगे, जितना चीजें फ्लो चार्ट से याद रखोगे ना, उतना ज्यादा मजा आएगा। और हम एनसीईआरटी के हर एक पेज को, हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साथ में एनसीईआरटी खोल रखी है तो और भी आपको मजा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली चीज तो हमें पता है सेल या कोशिका है क्या। तो हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी के पहले पेज पर ही, हम कहते हैं कि कोशिका या सेल जो है वो किसी भी जीव की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। एक और चीज बच्चों, ये सेशन हमारा बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम पढ़ेंगे इस चीज को, ताकि आप किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट से अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो बहुत बहुत वेलकम है, आपको कतई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम हिंदी और अंग्रेजी टर्म्स दोनों यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो दोनों हम टर्म्स यूज करने वाले हैं और बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो पहली चीज तो आपको ध्यान में रखनी है, जब हम कोशिका की बात करते हैं बच्चों, तो कोशिका हर जीव की कैसी इकाई है आपको ध्यान में रखना है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, या जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। तो पहला चीज आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। अब अगर एनसीईआरटी आप खोल के बैठे और एनसीईआरटी के पहले पेज को खोल के बैठे तो एनसीईआरटी कहती है 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं सेल के बेसिस पर। जो एक सेल से बने होते हैं उनको हम एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर कहते हैं, और जो जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, बहुत सारे सेल से बने हैं, तो उसको हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे आपको दे रखा है कि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेल्यूलर 2 तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं।
एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव हैं, ये हम सबको पता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है बच्चों कि हम सब पढ़ते हैं कि सेल की खोज, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। हम सबको पता है कि वास्तविकता में सेल की जो खोज है उसका श्रेय तो रॉबर्ट हुक को जाता है, 1665 में की थी। लेकिन एनसीईआरटी में रॉबर्ट हुक का नाम नहीं है बच्चों। एनसीईआरटी में दे रखा है सबसे पहले सजीव कोशिका को किसने देखा था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। तो एनसीईआरटी को बेस माना के चलना है, पेपर एनसीईआरटी से आता है, तो पहला वैज्ञानिक जो आपको ध्यान में रखना है वो है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये भी आपको पहले पेज पर दे रखा है। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर जो है ना वो शुद्ध एनसीईआरटी मिलेगी, घोल के पिएंगे एनसीईआरटी को, और इस तरह से घोल के पिएंगे कि आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक शब्द याद रहे। और जब मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन नीट का पेपर आएगा ना बच्चों, आप ऐसे सही में दुआएं दोगे कि यार बिल्कुल लाइन टू लाइन सर आपने जैसे बताया था उस तरह का सवाल आया है, उस तरह की तैयारी रही है। तो बस बने रहो, बढ़िया तरीके से सीखते रहो और बिल्कुल मजे लेकर सीखते रहो। तो पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, किस वैज्ञानिक का नाम याद रखना है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। और इसने क्या देखा था बच्चों? इन वैज्ञानिक ने सजीव कोशिका, लिविंग सेल। और अगर आप इसको थोड़ा रिलेट करो, क्योंकि हम जब चैप्टर की तैयारी करेंगे ना तो 360 डिग्री तैयारी करेंगे, मतलब एनसीईआरटी में इस चैप्टर का जहां जहां और जिक्र है जिस जिस चैप्टर में, उसकी बात भी करेंगे। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले सजीव कोशिका देखी थी, और अगर आपको याद हो कौन सी सजीव कोशिका देखी थी, तो जीवाणु कोशिका या बैक्टीरियल सेल। तो सबसे पहला लिविंग सेल किसने देखा था, किसने ऑब्जर्व किया था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। और वो कौन सा लिविंग सेल था? तो वो भी आपको याद रखना है, वो बैक्टीरिया था या जीवाणु था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पहले पेज पे सेल को बता रखा है संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। पहले पेज पर आपको दे रखा है कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और आपको दे रखा है सबसे पहला सजीव कोशिका या लिविंग सेल किसने देखा था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एक वैज्ञानिक और है पहले पेज पर, हाँ, वो है रॉबर्ट ब्राउन। और रॉबर्ट ब्राउन की बात आगे भी एनसीईआरटी ने की है। इसने किसकी खोज की थी भाई? न्यूक्लियस या केंद्रक की। तो केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज का श्रेय किसे जाता है? किसे जाता है? रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। तो देखो, जितने वैज्ञानिक हैं, जितने वर्ष एनसीईआरटी में है, वो आपको पता होने चाहिए। भले ही वो वैज्ञानिक आपको याद नहीं है जो एनसीईआरटी में नहीं है, कहीं काम नहीं आ रहा है, लेकिन जितने वैज्ञानिक एनसीईआरटी में है, जितने वर्ष एनसीईआरटी में है, सारे के सारे याद रखने हैं। तो पहले पेज पे दो वैज्ञानिक की बात कर रखी है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जिसने सजीव कोशिका देखी थी, और कौन सी लिविंग सेल देखा था भाई? बैक्टीरिया। और रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस या केंद्रक की थी। तो ये तो हमारा पहला पेज तैयार है। पहले पेज से यही सवाल बन सकता है, लिविंग सेल किसने देखा? और रॉबर्ट ब्राउन। फिर जब हम पहले पेज के अंत में आते हैं, नीचे आते हैं, तो फिर हम कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी पर आते हैं कि नहीं? तो नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखनी है भाई, अब हम किसकी बात करेंगे? कोशिका सिद्धांत की, या जिसे हम कहते हैं सेल थ्योरी। अब आपको क्या ध्यान में रखना है बच्चों, जब हम सेल थ्योरी की बात कर रहे हैं तो वर्ष बिल्कुल याद रखिएगा 1838 से 1839 के मध्य। क्योंकि अभी हम बात करेंगे कि जब हम सेल थ्योरी की बात करते हैं तो फिर दो वैज्ञानिक दिमाग में आते हैं। जब हम कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी की बात करते हैं तो सेल थ्योरी में हमारे पास दो नाम आते हैं भाई। कौन सा? पहला नाम श्लिडिन और दूसरा आता है श्वान। तो श्लिडिन और श्वान, एनसीईआरटी ने इनके ब्रैकेट में इनका ईयर दे रखा है, ये 1838 है, 1839 है। मैंने कहा है ना, यहां से एनसीईआरटी को ऐसे घोल के पीना है। तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि श्लिडिन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट, और श्वान जो थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। जो जो चीजें एनसीईआरटी में है, जो जो चीजें एनसीईआरटी में है, वो तो याद रखनी ही पड़ेगी ना भाई। तो श्लिडिन को आपको क्या दे रखा है? श्लिडिन के बारे में दे रखा है कि ये जर्मन बॉटनिस्ट हैं भाई, और श्वान जो है वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। अब इसमें भी दो तीन चीजें देखो बच्चों, ये जो सेशन है ना, ये जो सेशन है वो 360 डिग्री है। मतलब यहां पर हम सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पीवाईक्यू आ रखे हैं। और आपको मालूम है बच्चों, कोविड के बाद से अब जो नीट का पैटर्न है उसमें वो कथन बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं, स्टेटमेंट वाले सवाल देते हैं। आज आपके लिए सारे स्टेटमेंट वाले सवाल लाया हूं, और स्टेटमेंट एनसीईआरटी से उठा उठा कर बनाए गए हैं। मेहनत की गई है बच्चों, तो आप भी मेहनत करना मत छोड़िएगा। दोनों का मेहनत जो है ना, वो 1 और 1 11 बनाएंगे आज। तो आपको ध्यान रखना है स्टेटमेंट को कैसे पढ़ना है, स्टेटमेंट में क्या गलतियां निकालनी है, कितने सही स्टेटमेंट है, कितने खराब स्टेटमेंट है, कितने गलत है, सब पता करेंगे। ठीक है, तो क्या चीज याद रखनी है भाई? सेल थ्योरी में श्लिडिन और श्वान है। श्लिडिन तो बॉटनिस्ट है और श्वान जूलॉजिस्ट है। तो दिमाग में तो याद है, हम कहते हैं श्लिडिन ने क्या किया था? श्लिडिन ने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया, प्लांट सेल का अध्ययन किया, और उन्होंने कहा कि यार प्लांट जो उत्तक है, पादप उत्तक जो है, उसमें अलग अलग तरह के सेल्स हैं। तो पहला पॉइंट एनसीईआरटी में दे रखा है श्लिडिन के बारे में कि श्लिडिन ने अलग अलग तरह के प्लांट सेल्स को स्टडी किया, और अलग अलग तरह के प्लांट सेल्स को स्टडी किया जो पादप उत्तक प्लांट टिश्यूज बनाते हैं। बिल्कुल सही।
श्वान ने क्या किया? श्वान तो जंतुओं पे काम कर रहे थे, वो तो जंतु कोशिका को देख रहे थे, वो एनिमल सेल को देख रहे थे और उन्होंने कहा यार एनिमल सेल के बाहर, सबसे बाहर वाला आवरण तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि नहीं? तो श्लिडिन ने कहा कि अलग अलग तरह की डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट सेल्स, अलग अलग तरह की पादप कोशिकाएं जो हैं वो क्या बनाती हैं? वो पादप उत्तक या प्लांट टिश्यूज बनाती हैं। और दूसरी चीज क्या कहता है? श्वान ने कहा कि भाई एनिमल सेल्स जो हैं, जंतु कोशिका जो है, उसके बाहर का आवरण, उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्योंकि हमें इतना तो पता है ना कि भाई जंतु कोशिका में भित्ति तो होगी नहीं, एनिमल सेल में सेल वॉल तो नहीं होगी ना, तो एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में सबसे बाहर क्या होगा? झिल्ली होगी। किसने बताया हमको? श्वान ने बताया। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, कहने को श्वान जूलॉजिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कोशिका भित्ति, प्लांट सेल वॉल, प्लांट सेल का यूनिक फीचर है। देखो भाई, एनसीईआरटी खोल के बैठे हो, एक एक लाइन को अपन फ्लो चार्ट में लिख के बताऊंगा, बस ईमानदारी रखनी है, मेहनत करनी है, पढ़ना है, हर चैप्टर पूरा तैयार कर लेंगे। तो क्या कह रखा है एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने कहा है तो ये जूलॉजिस्ट, लेकिन फिर भी इन्होंने बताया कि कोशिका भित्ति जो है, सेल वॉल जो है, वो प्लांट का यूनिक फीचर है। अब गलती क्या कर देते हैं, हम सोचते हैं प्लांट की बात हो रही है तो श्लिडिन ने की होगी। अरे कहता है ना भाई कि पादप की बात हो रही है तो श्लिडिन ने की होगी ना सर, बॉटनिस्ट है वो। अरे हाँ, लेकिन इधर नहीं है, यही तो गलती कर देते हैं, एनसीईआरटी को कुछ छोड़ देते हैं लाइनें हम लोग। तो श्वान ने बताया कि कोशिका भित्ति किसका यूनिक लक्षण है? प्लांट का। तो यहां पर और पॉइंट लिख दिया मैंने, इन्होंने बताया कि सेल वॉल किसका विशिष्ट लक्षण है? भाई यूनिक फीचर है, यूनिक लक्षण है किसका? पादप कोशिका का या प्लांट सेल का। ये याद रखना, स्टेटमेंट पे सवाल आ गया हो तो फिर गलत और सही, अगर श्लिडिन ने ये कहा तो वो स्टेटमेंट गलत, श्वान ने कहा है कि कोशिका भित्ति पादपों का विशेष लक्षण है। ठीक है? अरे यार बहुत बढ़िया बढ़िया, देखो अच्छे कमेंट कर रहे हो, कमेंट भी आपका देख पा रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो यार, इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग इतना प्यार देते हो, इतना रिस्पेक्ट देते हो, तो बहुत अच्छा लगता है यार, हमको भी ऐसे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है कि आपको और बेहतर दे सके। और मेरा उद्देश्य यही है कि आपको एनसीईआरटी इतनी कंठस्थ करा दूं कि साला नींद से उठ के कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि बताओ ये कहां दे रखा है, तो आपको पेज नंबर मालूम हो, जगह मालूम हो और जवाब मालूम हो। तो बस सीखते जाइए यार, बढ़िया तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद है, पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, अच्छा लग रहा है इतना प्यार देखकर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थोड़ा पढ़ लेते हैं, अब सीख लेते हैं, आ जाओ। तो सेल थ्योरी श्लिडिन और श्वान की आ गई। अब सुनो दो चीज क्या है। अब ये चीज याद रखनी है कि जब सेल थ्योरी में कहा क्या उन्होंने, तो उन्होंने यही तो कहा कि भाई प्रत्येक जीव, हर ऑर्गेनिज्म किससे बना है? कोशिका से बना है, और या कोशिका के उत्पाद से बना है। तो पहला लक्षण जो है वो सेल थ्योरी का यही है कि हर ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिजम्स, प्रत्येक जीव किससे बने हैं? दे आर मेड अप ऑफ, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। अरे भाई, प्रत्येक जीव जो है वो किससे बना हुआ है? प्रत्येक जीव कोशिका और उसके उत्पादकों से बना है। तो प्रत्येक जीव किससे बना है भाई? कोशिका एवं उसके उत्पाद से बना है। दूसरा क्या रखा उन्होंने? दूसरा यही कहा कि भाई कोशिका ही संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। उन्होंने भी यही कहा भाई कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल की कौन सी है? तो सेल ही तो है, ये भी बता दिया उन्होंने। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि ये नई कोशिकाएं बनती कैसे है। उन्होंने ये बता दिया कि हर जीव जो है, हर ऑर्गेनिज्म जो है, वो कोशिका और कोशिका के उत्पाद से बना है, सेल और उसके प्रोडक्ट से बना है। उन्होंने ये भी बता दिया कि फिर जब भी अगर हर ऑर्गेनिज्म कोशिका से बना है तो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी हो गई वो। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि यार ये नई कोशिकाएं कैसे बनती हैं। तो हमें तो मालूम है, आज हमें तो मालूम है कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। और ये किसने बताया था भाई? ये रूपांतरण, मॉडिफिकेशन, इस सेल थ्योरी का रूपांतरण 1855 में किसने दिया? अरे इतने होशियार लोग हो आप लोग, तो सब जवाब खुद ही दे देते हो। रुडोल्फ वर्चो। उन्होंने क्या कहा था भाई? ओमने सेल्यूला ई सेल्यूला। ठीक है, तो ओमने सेल्यूला ई सेल्यूला मतलब है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये सवाल आपको ध्यान में रखना है, सेल थ्योरी दी किसने थी? देखो बच्चों, हर बार अपन एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। देखो मेरी कोशिश यही है कि एनसीईआरटी को आपके लिए बहुत आसान कर दूं, एनसीईआरटी को लाइनें जो हैं उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोगों को तक पहुंचा दूं। तो फिर वही करना है। सेल थ्योरी का वर्ष मैंने लिख दिया 1838 से 39। ये बता दिया श्लिडिन और श्वान कौन बॉटनिस्ट थे, कौन जूलॉजिस्ट थे। बॉटनिस्ट है तो वो प्लांट सेल की बात करेंगे, श्वान जूलॉजिस्ट है, जंतु, तो फिर वो जंतु कोशिकाओं की बात करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखनी थी
कि पादप कोशिकाओं में भित्ति उनका विशिष्ट लक्षण है, ये किसने बताया था? ये श्वान ने बताया था। फिर उन्होंने यही कहा कि प्रत्येक जीव, हर ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक जीव कोशिका और उसके उत्पाद से बना है। कोशिका ही संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और तीसरी चीज, जो कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण था ना भाई, रूपांतरण 1855 में किसने दिया था? रूडोल्फ वर्चो ने। और उन्होंने ये कहा कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होगा। बेटा हिंदी इंग्लिश देखो मेरा सुनो, दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से सुन लो। और ये हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के साथ हो रखा है बच्चों, मैंने देख रखा है। आपको पता है पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है, बट मैं ये चाहूंगा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स आप लोग अंग्रेजी के टर्म्स बिल्कुल याद करिए। क्यों याद करिए बच्चों? क्योंकि कोई भी त्रुटि, कोई भी गलती अगर हिंदी वाले प्रश्न में होती है तो अंग्रेजी वाला क्वेश्चन मान्य होता है। इतना आप सब लोगों को मालूम होगा बच्चों। आप 2024 में नीट का पेपर देने जा रहे हो, आपको इतना थोड़ा सा पता होगा कि अगर हिंदी वाले प्रश्न में कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, तो फिर वो अंग्रेजी वालों को मान्य रखते हैं। तो हमको जीवन में किसी से पीछे तो रहना ही नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, अंग्रेजी टर्म जरूर याद रखने हैं ताकि वो गलती जो उनके द्वारा की गई है उसको हमें ना भुगतना पड़े। बस कुछ नहीं है, पढ़ तो हिंदी में रहे बच्चों, हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी अंग्रेजी दोनों में बोलूंगा, बट इतना सा आपसे निवेदन है कि आप लोगों के लिए भलाई के लिए कह रहा हूँ, अगर अंग्रेजी टर्म याद रखोगे ना तो फिर गलती नहीं होगी हमसे कोई। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। चलो तो इतना सिद्धांत क्लियर। रूपांतरण कोशिका सिद्धांत का रूडोल्फ वर्चो ने दिया था। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब है नई कोशिकाओं का निर्माण किससे होगा? पुरानी कोशिकाओं से। न्यू सेल्स विल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कोशिका सिद्धांत और उसके रूपांतरण। अब देखो बच्चों बहुत मजा आएगा, क्योंकि अब हम दो तरह की कोशिकाओं की बात करने वाले हैं। आगे चलकर अब हम दो तरह के सेल्स की बात करेंगे। कौन कौन से भाई? एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। वो असीम केंद्रीय ससीम केंद्रीय की बात करने वाले हैं और फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे, वर्गीकरण के लक्षण जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं 360 डिग्री समझेंगे। बेटा पीडीएफ वीडीएफ का सारा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा बच्चों। इतना सबको क्लियर है? एक बार कमेंट करके बता दो ना, इतना सबको क्लियर है कि नहीं है? कोशिका सिद्धांत की हमने बात की थी, श्लीडिन और श्वान वैज्ञानिक की बात की थी, रूपांतरण जो था वो रूडोल्फ वर्चो ने दिया था भाई। ठीक है बच्चों, इतना सबको अरे क्लास कब तक चलेगी? अभी तो हमने शुरुआत की है यार। क्लास पूरा चैप्टर पढ़ाने तक चलेगी। आपका चैप्टर पूरा तैयार करवा के जाऊंगा, सारे सवाल करवा के जाऊंगा, प्रीवियस ईयर पुराने सवाल करवा के जाऊंगा। जब आप बोलोगे सर अब हमारा चैप्टर पूरा तैयार हो गया है, अब हम इस चैप्टर में कोई गलती नहीं करेंगे, तो जाऊंगा। चलिए बहुत बढ़िया भाई, अब आ जाओ। अब पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब हम कोशिकाओं की बात करेंगे तो ध्यान रखना बच्चों, दो प्रकार की कोशिकाओं की बात करेंगे। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी है यूकैरियोटिक कोशिका। और इसको भी अपन ऐसे फ्लो चार्ट के माध्यम से, अंतर के माध्यम से करेंगे। एक एक शब्द एनसीईआरटी का, एक एक कथन यहां पर क्लियर कराऊंगा। अब सबसे पहली चीज ध्यान रखो बच्चों, सबसे पहली क्या है? प्रोकैरियोटिक के लक्षण पढ़ने से पहले तो प्रोकैरियोटिक जीव होते क्या हैं? आज सर प्रोकैरियोट के उदाहरण क्या है, कौन कौन से जीव प्रोकैरियोटिक में आएंगे? तो अब सुनो, हम 5 जगत का वर्गीकरण पढ़ते हैं जो आर.एच. विटेकर ने दिया था, है ना? सुना है आर.एच. विटेकर का नाम? हाँ, हमारे नीट में है, हमारे एनसीईआरटी में है। तो विटेकर ने बोला कि दुनिया में जितने तरह के जीव हैं, दुनिया में जितने तरह के जीव हैं, समस्त जीवों को हमने 5 जगत में वर्गीकृत कर दिया है भाई। कौन कौन से 5 जगत में वर्गीकृत किया हमने? हमने किया उनको मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा किंगडम, कवक यानी फंगाई, पादप और जंतु। विटेकर ने बोला दुनिया में इस पृथ्वी पर समस्त जीव, जितने जीव हैं, उनको 5 जगत में वर्गीकृत कर देते हैं भाई। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। तो अब कैसे याद रखना है? तो पूरा का पूरा जो मोनेरा जगत है भाई, हाँ, जो पूरा का पूरा किंगडम मोनेरा है, पूरा का पूरा मोनेरा जगत जो है वो प्रोकैरियोट का उदाहरण है। देखो भाई, मेरा इतना उद्देश्य है आप लोगों का कि तैयारी 360 डिग्री कराऊं। कोशिका है, कोशिका के साथ वर्गीकरण को साथ में लेके चलो 360 डिग्री, तो नंबर भी 360 लाने हैं फिर। तो अब मोनेरा जगत किस में आएगा भाई? प्रोकैरियोट में। तो बाकी बच गए जो, कौन कौन से जगत बच गए? प्रोटिस्टा बच गया सर, कवक फंगाई बच गया सर, पादप बच गया सर, जंतु बच गया। तो सब किस में लिखोगे? सब के सब यूकैरियोटिक। अरे सब के सब कौन कौन से जगत है भाई? ये रहा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद कवक, फंगाई, पादप यानी प्लांटे
और जंतु यानी एनिमेलिया। तो पहला, सबसे पहली चीज देखो, हम उदाहरण लोग बाद में लिखते हैं, हम लोग पहले लिखेंगे भाई, रिवाइज कर रहे हैं ना। पहले पता तो हो कि प्रोकैरियोट में उदाहरण क्या आएगा, यूकैरियोट में उदाहरण क्या आएगा, फिर लक्षणों की बात करेंगे। तो इतना सिंपल है। मोनेरा जगत, पूरा का पूरा मोनेरा जगत किस में आएगा, प्रोकैरियोट। और प्रोटिस्टा